जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे। पहले मैंने आज से पहले इस क्लासेस में आपके जो है टोटल जो रेगुलर आपकी क्लास चल रही है उसमें मैंने आपको कोशिका पढ़ा चुका हूँ। कोशिका के अंग जो है डीएनए, आरएनए और इसके अलावा जो चीजें सब कोशिका की पढ़ा दी है। आज कोशिका जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इनके बारे में आपको सभी चीज बता चुका हूँ। आज हम कोशिका के बे इंपॉर्टेंट लेके आएंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे माइट्रोकांड्रिया हुआ, इन सभी को देखेंगे। जैसे माइट्रोकांड्रिया, लाइसोसोम हुआ, अंतःप्रदप जालिका हुई, इन तीनों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाता है तो सब कुछ देख लेते हैं। देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं पहले किससे, तो माइट्रोकांड्रिया से स्टार्ट करते हैं। किससे करते हैं? माइट्रोकांड्रिया से। देखिए ये रहा आपका माइट्रोकांड्रिया। हम इससे आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बस आपको इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे माइट्रोकांड्रिया से, ठीक है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप सभी को पता है हमने क्या क्या पढ़ा है। जैसे कि यहाँ पर पढ़ा है कोशिका है, ये कोशिका के बाहरी वाली परत को पढ़ा, कोशिका झिल्ली को पढ़ लिया है। किसको पढ़ लिया है? तो कोशिका झिल्ली को पढ़ लिया है, ठीक है। कोशिका झिल्ली को पढ़ लिया है, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है कोशिका भित्ति को भी पढ़ लिया है, जो सबसे बाहरी परत होती है, पादपों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति को पढ़ लिया है और केंद्रक को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे माइट्रोकांड्रिया। देखिए कोशिका का भाग होता है तो हम इसे क्यों ना बाहर निकाल ले। माइट्रोकांड्रिया जो है क्यों ना हम इसे बाहर निकाल ले। तो देखिए माइट्रोकांड्रिया को जब बाहर लेंगे तो आपका जो माइट्रोकांड्रिया होता है कुछ इस तरह का दिखता है। किस तरह का? इस तरह का दिखता है। इसमें दो प्रकार की परत होती है। एक बाहरी परत होती है, तो हम लिख देते हैं ये पहले बाहरी परत, ठीक है। ये हो गई बाहरी परत, जिसे क्या कहा जाता है? इस बाहरी परत को कहा जाता है क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और हिंदी में कहते हैं बलकुट। हिंदी में से बलकुट कहा जाता है। और इंग्लिश में तो आप इंग्लिश वाला नाम इसमें याद करें, बलकुट नहीं पूछा जाता, हमेशा क्वेश्चन में क्रिस्टी ही आता है, ठीक है। इसके अंदर फिर होता है आंतरिक परत। क्या होता है? तो आंतरिक परत की बात करें तो देखिए आंतरिक परत आपकी इसके अंदर इस तरह से होती है, ठीक है। ये रही आंतरिक परत और इसको क्या कहते हैं? आंतरिक परत कहते हैं। ये हो गई हमारी आंतरिक परत, ठीक है। ये आंतरिक परत हो जाती है। और इसके अंदर देखिए इस तरह से रहता है। जैसे हम ले ले, ये रहा आपके सामने, इस तरह से जो रहता है ये मैट्रिक्स से रहता है। इसको कहते हैं मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? वायवीय श्वसन होता है। और इसी श्वसन के कारण कोशिका का अगर पूछा जाए कि श्वसन अंग कौन सा होता है, तो कोशिका का श्वसन अंग होता है माइट्रोकांड्रिया। कोशिका का श्वसन अंग कौन सा होता है? माइट्रोकांड्रिया होता है। तो देखिए इसको पूरी तरीके से हम समझेंगे तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। इससे क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यही पूछा जाता है, ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो हम क्यों ना अब स्टार्ट करें। तो देखिए चित्र में यहाँ पर आपको बता दूं, जैसे कि ये इस तरह का चित्र हमने बनाए हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है। देखिए डीएनए पाया जाता है। इसकी जो देखिए ये वाली लेयर बन के जा रही है, देखिए ये जो है मैंने आपको बना के दिखाया वहां पर। देखिए इस तरह से देखिए क्या हो गई? ये मैट्रिक्स हो गई ना। इसे हमने क्या कहा? मैट्रिक्स का है, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गई। स्पेस देखिए ये जो आपकी बाहरी परत और आंतरिक परत के बीच में स्पेस होती है उसे कहते हैं। इसमें देखिए राइबोसोम पाया जाता है। और आउटर लेयर देखिए ये बाहरी परत हो गई है। इसे किससे कहते हैं? ये देखिए ये जो आंतरिक परत और ये क्या हो गई? ये देखिए इसके बीच की, इसे कहा जाता है क्रिस्टी। किसे कहा जाता है? क्रिस्टी। ये देखिए जो जो बाहरी परत है ना ये वाली, ये इसे क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। बाहरी परत को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। ये बाहरी बाहरी परत हो गई। और इसकी जो अंदर वाली परत होती है ये वाली, इसे क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। इसे इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये देखिए इसके बीच में। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो आपसे जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे सभी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो देखिए आपसे पहले पूछा जाएगा माइट्रोकांड्रिया। तो माइट्रोकांड्रिया के बारे में आप क्या बताओगे? तो माइट्रोकांड्रिया की खोज किसने की थी? सबसे पहले क्या बताओगे कि खोज किसने की थी? खोज अगर पूछे तो माइट्रोकांड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि माइट्रोकांड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो माइट्रोकांड्रिया की सबसे पहले जो खोज की गई थी कोलिकर के द्वारा। माइट्रोकांड्रिया को कीड़ों के बीच देखा गया था। कहाँ? कीड़ों की जड़ों में। जो होता है कि कहाँ देखा गया था? तो कीड़ों की मांसपेशियों में देखा गया था कोलिकर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? कोलिकर के द्वारा देखा गया था। इन्होंने सिर्फ देखा था। क्या कह रहा था? जो कोलिकर थे इन्होंने क्या कहा था? माइट्रोकांड्रिया को कहाँ देखा था? कीड़ों की मांसपेशियों में देखा था। कहाँ देखा था? कीड़ों की मांसपेशियों में देखा था, पर खोज नहीं की थी, ठीक है। सिर्फ देखा था,
खोज किसके द्वारा की गई थी, तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो खोज किसके द्वारा की गई थी, अल्टमैन के द्वारा की गई थी। खोज किसके द्वारा, अल्टमैन के द्वारा खोज की गई थी, ठीक है, अल्टमैन के द्वारा, अल्टमैन के द्वारा खोज की गई थी। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, देखिए खोज किसके द्वारा की गई थी, अल्टमैन के द्वारा की गई थी। खोज अल्टमैन के द्वारा की गई थी। नामकरण किसके द्वारा, मेंडा के द्वारा किया गया था। नामकरण मेंडा ने कहा था कि इसका नाम क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। इतनी चीज आपको याद रखना है। इसके बाद आपको जैसे बता दूं, और एग्जाम में अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए कि क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है। जैसे कि इसे पावर हाउस क्यों कहते हैं, तो ये सभी चीज आपको बताने वाला हूँ। इसमें पावर हाउस क्यों होता है, आपने देखा है माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा भोजन होता है, कोशिका होती है, वो कोशिका से भोजन पाचन और पाचन होते होते कहाँ आएगा, आपका कोशिका में आता है। कोशिका में इसमें एब्जॉर्ब होता है, और इसके बाद जो आता है यहाँ पर, तो किस माध्यम में आता है, ग्लूकोज के माध्यम में। किस माध्यम में, ग्लूकोज के माध्यम में आता है। तो यहाँ ग्लूकोज के माध्यम में आता है C6, क्या हो जाएगा, C6H12 और 6 के माध्यम में आता है। और इसके अंदर क्या रहती है, ऑक्सीजन रहती है। तो ये दोनों एक साथ क्रिया करके क्या करते हैं, ये बनाते हैं CO2 प्लस H2O बनाते हैं, और प्लस में ATP यानी कि ऊर्जा बनाते हैं। इसके अंदर क्या होती है, जो ऊर्जा जो होती है, इसकी जो खाली खाली जगह होती है, यहाँ पर जो खाली खाली जगह जो दी गई है, इनमें क्या होता है, ऊर्जा संग्रहित होती है। ऊर्जा क्या रखी रहती है, संग्रहित रहती है इसमें। तो ये ऊर्जा संग्रहित होती है, तो इसके अंदर क्या है, इसके ऊर्जा इकट्ठी रहती है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो पहला पॉइंट लिख लेना इंपॉर्टेंट, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। ये तो सभी को अब याद होगा कि ऊर्जा का पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, C6H12 यानी कि ग्लूकोज होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O के साथ। एटीपी का, एटीपी जो होती है, इसका होता है, एटीपी को ऊर्जा के रूप में दर्शाया जाता है। ऊर्जा का निर्माण हो गया। इसमें किस प्रकार का, तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, श्वसन हो रहा है। ये देखिए O2 की उपस्थिति में क्या हो रहा है, श्वसन हो रहा है। तो यहाँ कौन सा श्वसन हो रहा है, तो वायवीय श्वसन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो श्वसन होता है वो कौन सा श्वसन होता है, वायवीय श्वसन होता है। यहाँ किसकी उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है। अगर पूछा जाए कोशिका का कौन सा अंग श्वसन करता है, जैसे हमारे शरीर में फेफड़े करते हैं, इसी प्रकार से कोशिका में भी कोई ना कोई श्वसन करेगा, जब भी तो उसका कार्य होगा। तो कोशिका में कौन श्वसन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, कोशिका का एक भाग होता है जो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसको सही कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका का श्वसन अंग होता है। क्या होता है, कोशिका का श्वसन अंग होता है, ठीक है, कोशिका का श्वसन अंग होता है। और तीसरी पॉइंट बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ये तीनों चीज क्या हो गए, इसमें पाए जाते हैं, आरएनए, डीएनए और राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और इसको एक चीज और कहते हैं, जैसे कि अर्ध स्वाता कहा जाता है, इसे अर्ध स्वतः कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह स्वयं सेल्फ ऑटोनोमस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सेल्फ ऑटोनोमस कहा जाता है, ऑटोनोमस कहा जाता है, ठीक है। सेल्फ ऑटोनोमस कहा जाता है, अर्थात जो खुद का जो काम होता है वो लगभग 70 से 80% काम तो वो खुद ही स्वयं कर लेती है, इसलिए सेल्फ ऑटोनोमस भी से कहा जाता है। पांचवा पॉइंट लिखना, क्यों, ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है, कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। पहला अंग कौन सा होता है सबसे बड़ा, तो केंद्रक होता है, और जो दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। इतनी चीजें लिख लिए हैं, तो चलिए और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे क्या बन सकते हैं। जैसे कि ये किसमें पाए जाते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो ये किसमें पाए जाते हैं, तो ये किसमें पाए जाते हैं, देखिए ये पाए जाते हैं आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसमें जीवाणु आते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु आते हैं, अर्थात इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। पाए किस में जाते हैं, तो यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में
पाए जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते, यूकेरियोटिक में पाए जाते हैं। ये कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है, इसमें डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, ठीक है। इतना आप सभी को पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इनकी खोज कब की गई थी, तो 1890 में इसकी खोज की गई थी। मैंने शुरू में बताना भूल गया आपको कि इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी 1890 में। कब की गई थी, 1890 में की गई थी। इसके लिए बहुत से साइंटिस्ट आए, इसके लिए क्या बहुत से साइंटिस्ट आए, इन्होंने अपना अपना जो है वो विकास के उत्पादन में माइटोकॉन्ड्रिया के विकास के लिए बहुत सारे नियम दिए। इसमें देखिए पहले आए कौन, फ्लेमिंग आए थे। कौन आए थे पहले, फ्लेमिंग आए। फ्लेमिंग ने इसका नामकरण, देखिए इसका नामकरण बहुत बार हुआ था, ठीक है। फ्लेमिंग ने इसका नाम क्या दिया, फिला दे दिया। अब इनने इसके नाम पे दे दिया, अपने स्वयं के नाम पे दे दिया कि फ्लेमिंग ने नाम क्या दिया, फिला दे दिया। फिर कोलिकर आए, कौन आए, कोलिकर आए, ठीक है। कोलिकर आए, इन्होंने क्या नाम दे दिया, कोलिकर ने दे दिया सेक्रोनोमस। सेक्रोनोमस, ठीक है, सेक्रोसोम दे दिया। क्या नाम दे दिया, सेक्रोसोम नाम दे दिया इन्होंने। इन्होंने क्या नाम दे दिया, सेक्रोसोम नाम दे दिया था। कोलिकर ने क्या दिया था, सेक्रोसोम। फिर आए वेंडा आए, कौन आए, वेंडा आए, ठीक है, वेंडा आए। और इन्होंने क्या नाम दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया। क्या दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया, ठीक है। इसको नाम क्या दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया, ठीक है। तो बस यहीं से कि खोज किसके द्वारा की गई थी, तो अल्टीमेट के द्वारा की गई थी। और फ्लेमिंग, तो ये वाले नाम तो अधिकतर एग्जाम में पूछे नहीं जाते, ठीक है। परंतु ये पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो वेंडा ने दिया था। तो इतने क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं अधिकतर एग्जाम में, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसका एक बार आपको चित्र से बता देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो आपके सामने चित्र है ये माइटोकॉन्ड्रिया का है। देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। देखिए ये क्या है, राइबोसोम में जहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और देखिए ये जो मैट्रिक्स वाला भाग होता है, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स वाला भाग होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, तो मैट्रिक्स वाले भाग में श्वसन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन अंग कहते हैं, मतलब वायवीय श्वसन होता है। कहाँ होता है, वायवीय श्वसन होता है मैट्रिक्स में। यहाँ देखिए और आपके लिए जैसे सब लेयर की बात है, क्रिस्टी। क्रिस्टी से क्वेश्चन बनता है कि बाहरी परत कौन सी कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो क्रिस्टी कहलाती है। बाहरी परत कौन सी कहलाती है, क्रिस्टी कहलाती है। आंतरिक परत क्या कहलाती है, तो मैट्रिक्स कहलाती है। इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, एक और पॉइंट इसमें नोट कर लेना टोटल, जैसे कि हमारे ये इतने 7 पॉइंट आपको माइटोकॉन्ड्रिया से हमेशा याद रखना है, बस इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा कि क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है। क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, तो क्रेब्स चक्र आपका चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ चलता है, तो मैट्रिक्स वाले भाग में चलता है। किसमें चलता है, मैट्रिक्स वाले यानी कि आंतरिक परत में, मैट्रिक्स में चलता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपको पूरा एक बार लास्ट में रिवीजन भी करवा दिया जाएगा। तो ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास, जैसे कि इसके बाद भाग 2 ले लेते हैं। तो अब इसके बाद हम कौन सा भाग ले, तो जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम लेते हैं लाइसोसोम। क्या ले सकते हैं, लाइसोसोम ले सकते हैं। तो हमने लिया अब लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। यह बहुत खतरनाक होता है। क्या होता है, यह बहुत खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है, क्योंकि देखिए कोशिका जो होती है, कोशिका जैसे हमने अभी बताया थे, तो कोशिका में से हमने माइटोकॉन्ड्रिया उठा लिया, अब उठाएंगे हम लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को ये हमने लिया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया। ये कोशिका है, ठीक है, ये पूरी क्या हो गई, कोशिका हो गई। अब कोशिका में सभी को पता है कि यहाँ कोई ना कोई तो तत्व होगा, तो ये ले लिया हमने लाइसोसोम। लाइसोसोम देखिए ये हो गया हमारा लाइसोसोम, ठीक है, ये हो गया लाइसोसोम। इसके अंदर कई पदार्थ बड़ा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, अपघटी पदार्थ, अपघटी एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटी एंजाइम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अपघटी एंजाइम कहा जाता है, या लाइटोफिलिक, क्या कहते हैं, लाइटोफिलिक एंजाइम कहते हैं। देखिए हाइड्रोलाइटिक का एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है इन्हें, एंजाइम कहा जाता है, ठीक है, एंजाइम कहा जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। बस इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अधिकतर इसमें। तो देखिए इसे आपको पहले तो ये रहना पता है कि लाइसोसोम क्या है।
तो लाइसोसोम की बात कर रहे हैं तो इसकी खोज से क्वेश्चन क्या बनता है, इसकी खोज कब की गई थी, तो 1955 में खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, डी डुबे के द्वारा की गई थी। डी डुबे के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1955 में, डी डुबे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। और इसे क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं सुसाइड बेग। क्या कहा जाता है, सुसाइड, ठीक है, सुसाइड बेग भी कहा जाता है, ठीक है, सुसाइड बेग कहा जाता है। और इसे कहा जाता है जैसे सुसाइड बेग कहा जाता है। और इसे डिस्पोजल बेग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्पोजल बेग भी कहा जाता है, ठीक है, डिस्पोजल बेग भी कहा जाता है। तो ये इतने आपके और दो एक नाम और होते हैं, जैसे कि एक हो गया आत्महत्या की थैली हो गया, और इसके बाद चल के डिस्पोजल बेग हो गया, और इसके बाद होता है एटम बम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एटम बम, यानी कि परमाणु बम भी कहा जाता है, परमाणु बम हो गया। और कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, सफाई कर्मी भी कहा जाता है, कोशिका का सफाई कर्मी और परमाणु बम यानी अर्थात एटम बम भी कहा जाता है। इसके इतने नाम है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसकी खोज कब की गई थी, तो 1955 में डी डुबे के द्वारा की गई थी। ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो पदार्थ भरा होता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। कौन सा पदार्थ भरा होता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि इसका कार्य क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है इसका कार्य क्या होता है, तो ये कोशिका के पाचन में उपयोगी होता है, कोशिका के पाचन में उपयोगी होता है, ठीक है, पाचन कराता है या उपयोगी होता है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट पूछे तो ये किसको मार देता है, तो जीवाणु और सूक्ष्म जीव जो आते हैं इसके अंदर, क्या आते हैं, जीवाणु और सूक्ष्म जीव, ठीक है, जीवाणु और सूक्ष्म जीव जो होते हैं वे इसमें आते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव। तो अगर आए तो कोशिका के अंदर आएंगे तो जो लाइसोसोम होता है वो इसको नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है, नष्ट कर देता है, देख लीजिए, नष्ट कर देता है। और इसको ये देखिए किस किस पदार्थ में पाया जाता है, तो ये हमेशा जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें, टोटल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादपों में नहीं पाया जाता है। अगर पूछ ले कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादपों में देखिए जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिका जितनी भी होती है इनमें सब में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। परंतु जो पादप होते हैं पादप कोशिकाओं में क्या हो गया, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो पादप कोशिका में ऐसा तो होगा नहीं कि सभी में नहीं पाया जाता, कुछ में पाया जाता है। जैसे कीट भक्षी पादप जो होते हैं ना, कीट भक्षी पादप इनमें पाया जाता है, कीट भक्षी पादप में ये पाया जाता है, ठीक है, कीट भक्षी पादप में पाया जाता है परंतु इसमें नहीं पाया जाता है। कीट भक्षी पादप में क्या है, पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। सबसे अधिकतम लाइसोसोम किसमें पाया जाता है, तो सबसे अधिकतम बस आप इतना लिख लीजिए कि सभी कोशिकाओं में तो पाया जाता है, पर सबसे अधिक किस कोशिका में पाया जाता है, तो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स में सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स में पाया जाता है। सबसे अधिक अगर पूछ लिया जाए किसमें पाया जाता है, तो सबसे अधिक यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल्स में पाया जाता है। तो देखिए एक बार हम दोनों चीज का रिवीजन कर लेते हैं, जितनी भी चीज आपको बताइए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हमने क्या कर लिया है, तो देखिए यहाँ पर चलिए देखते हैं, दोनों चीज का रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका देखेंगे। क्या देखेंगे, अंतःप्रद्रव्य जालिका देखेंगे। ये रहा आपके सामने, देखिए ये देखिए यहाँ पर हम खोल रहे हैं माइट्रोकांड्रिया। तो माइट्रोकांड्रिया से जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। माइट्रोकांड्रिया के बारे में जान लेते हैं फटाफट एक बार, फिर हम इसका दोबारा रिवीजन नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया है जैसे माइट्रोकांड्रिया, तो माइट्रोकांड्रिया से क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसकी खोज किसने की थी, तो खोज की थी अल्टमेन ने। किसने की थी, अल्टमेन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कोलिकर जो थे इन्होंने कीड़ों की मांसपेशियों में क्या देखे थे, माइट्रोकांड्रिया को देखा था, परंतु जब इन्होंने खोज नहीं की थी, अल्टमेन के द्वारा इसकी खोज की गई, ठीक है। 1890 में खोज की गई थी। कब की गई थी, 1890 में। इसका नामकरण किसने किया, तो नामकरण किया था बेंडा के द्वारा। बेंडा ने इसका नामकरण माइट्रोकांड्रिया रखा था। ऐसे तो बहुत सारे नाम रखे गए थे परंतु बेंडा ने इसका नाम माइट्रोकांड्रिया रखा था। ये देखिए आपके सामने माइट्रोकांड्रिया है। माइट्रोकांड्रिया में सबसे बाहरी परत होती है, फिर आंतरिक परत होती है, और जो आंतरिक परत होती है इसके साइड साइड में कौन सी परत पाई जाती है, तो क्या पाया जाता है, क्रिस्टी पाया जाता है। यह वाली परत कौन सी हो जाती है, क्रिस्टी हो जाती है। और यहाँ देखिए
ये रही आपके सामने, ये क्रिस्टी हो गई और ये देखिए ये पाया जाता है क्या, मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अंदर जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज आता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है। किसमें टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O जल में टूटता है और एटीपी में ऊर्जा संग्रहित होती है। ऊर्जा जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित हो जाती है, जिसके कारण इसे पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, और इसमें कौन सी श्वसन होती है, तो वायवीय श्वसन होती है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होती है, वायवीय श्वसन होती है। इसे कोशिका का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें श्वसन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ऐसा पूछा जाता है कोशिका का कौन सा अंग है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, जो वह अंग है जिसके अंदर कोशिका का श्वसन होता है। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा का नहीं, यहाँ कर देना कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, ऊर्जा का लिख दिए थे, कोशिका का पावर हाउस पूछे तो क्या होगा, किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन अंग भी कहा जाता है, कोशिका का श्वसन अंग माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसमें आरएनए, डीएनए, राइबोसोम सब पाए जाते हैं। ये अर्धस्वाता है यानी कि सेल्फ ऑटोनॉमस होता है। ये सेल्फ ऑटोनॉमस का मतलब स्वावलंबी भी होता है, मतलब यहाँ पर कि वो 70 से 80% अर्थात अपना आधा काम स्वयं ही कर लेता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। आपको पता है डीएनए सिर्फ 3 चीजों में पाया जाता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में और आपका जो होता है केंद्रक और हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा अंग है, कोशिका का ये क्या है, दूसरा सबसे बड़ा अंग है। कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, और सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो केंद्रक होता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी खोज 1890 में की गई थी। नामकरण के लिए 3-4 वैज्ञानिक आए, जैसे कि फ्लेमिंग आए, कौन आए, फ्लेमिंग आए थे। ठीक है, फ्लेमिंग इस तरह से आप सभी को पता होगा, फ्लेमिंग आए, उन्होंने इसका नाम क्या रखा, फिलर रखा। कोलिकर आए, कोलिकर ने इनका नाम क्या रखा, सेक्रोसोम रखा। और बिंडा आए, बिंडा ने इसका नाम रख दिया माइक्रोकॉन्ड्रिया रख दिया, इसका नाम क्या रख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। कैसे चलता है, क्रेब्स चक्र कहते हैं। ये मैट्रिक्स के अंदर चलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इतना। अब देखिए लाइसोसोम को देख लेते हैं, तो ये रहा आपके सामने लाइसोसोम। तो देखिए यहाँ पर लाइसोसोम दिया गया, जैसे कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज 1955 में डी डुबे के द्वारा की गई थी। इसके अदर नाम क्या क्या है, तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है, या सुसाइड वेग कहा जाता है, डिस्पोजल वेग कहा जाता है, परमाणु बम कहा जाता है, या सफाई कर्मी कहा जाता है। कोशिका का सफाई कर्मी या कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है। ये क्या होता है, जब कोई कोशिका का अंग काम नहीं करता है तो इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक अम्ल बना होता है, जो अपघटी पदार्थ एंजाइम भरा होता है, वो उसको विस्फोट कर देता है और कोशिका को पूरा नष्ट कर देता है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कोशिका के पाचन में ये काम करता है। अगर कोई अंग कोशिका का पाचन नहीं कर रहा होगा तो उसको स्वाहा कर देगा, उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक अम्ल होता है वो जला देता है, उसको भस्म कर देता है। और अगर ज्यादा ही गुस्सा आती है तो वो खुद भी फट जाता है, मतलब इसलिए कोशिका को नष्ट हो जाता है। इसी कारण वो क्या कहा जाता है, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि वो खुद का ही फाड़ लेता है, खुद को ही फोड़ लेता है, तो क्या होता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें देखिए जीवाणु और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। अगर कोई भी कोशिका के अंदर जीवाणु या सूक्ष्म जीव आए तो ये इसके जो एंजाइम है इसके कारण इसे नष्ट कर देता है। इसमें कौन सा एंजाइम होता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ये किसमें पाया जाता है, तो देखिए ये हमेशा काय में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये हमेशा जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में सिर्फ कीट भक्षी पौधों में पाया जाता है। और ये सबसे बड़ी जो होता है, सबसे ज्यादा किसमें पाया जा सकता है, अधिकतम जो होता है लाइसोसोम वो होता है WBC में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, WBC में पाया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास देखिए हमने आज 3 लिए हैं, अब है अंतःप्रदव्य जालिका है। क्या है, अंतःप्रदव्य जालिका। तो ये लिया हमने अंतःप्रदव्य जालिका। इसे हम कहते हैं एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, एंटोप्लाज्मिक अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, अंतःप्रदव्य जालिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंटोप्लाज्मिक एंटोप्लाज्मिक। ठीक है, ये ई हो गया, एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसको। इस तरह नहीं लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, ई और आर लिखा जाता है। एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं अंतःप्रदव्य जालिका को एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अगर हम इसे समझे तो देखिए इसमें हम डायरेक्ट आपको चित्र से बता दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि चित्र बनाना अब बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये देखिए ये है आपका, ये हो गया है क्या, अंतःप्रदव्य जालिका, अर्थात एंटो जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये रहा आपके सामने, थोड़ा सा बड़ा कर देते, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसमें देखिए
तो मैं आपको चित्र पर से ही समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें चित्र से ही आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे ये रखा आपके सामने चित्र, अब देखिए हमारा जो देसी चित्र होगा इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो केंद्रक होता है, देखिए कोशिका क्या होगी, ये आपकी हो गई कोशिका, ठीक है, ये पूरी कोशिका हो गई। इसके अंदर क्या होगा, केंद्रक होगा, ये हो गया आपका केंद्रक। तो देखिए दो प्रकार की पाई जाती है, अंतःप्रदब्ध जालिका जो होती है, अंतःप्रदब्ध जालिका ये दो प्रकार की पाई जाती है, ठीक है, दो प्रकार की पाई जाती है अंतःप्रदब्ध जालिका। एक होती है खुरदरी प्रकार की, एक होती है खुरदरी अंतःप्रदब्ध जालिका, एक होती है चिकनी अंतःप्रदब्ध जालिका, ठीक है, एक होती है चिकनी, एक होती है रफ और एक होती है स्मूथ। तो ये चिकनी होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो चिकनी वाली जो होती है ना वो यहाँ पाई जाती है, ठीक है। चिकनी वाली अंतःप्रदब्ध जालिका कभी भी बाहर की ओर पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, कोशिका झिल्ली के पास पाई जाती है, कोशिका झिल्ली के पास पाई जाती है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, कोशिका झिल्ली के पास पाई जाती है। और जो खुरदुरी वाली होती है वो केंद्रक के पास पाई जाती है, देखिए इस प्रकार से केंद्रक के पास पाई जाती है। और इसके पास क्या होता है, राइबोसोम होता है, क्या होता है इसके पास, राइबोसोम होता है। ये देखिए यहाँ पर दिया होगा, ये देखिए केंद्रक हो गया, ये पूरा क्या हो गया, केंद्रक हो गया। केंद्रक के पास जो है वो क्या पाई जाती है, यह देखिए स्मूथ, यानी कि स्मूथ वाली नहीं, जो देखिए केंद्रक के पास कौन सी पाई जा रही है, रफ। ये देखिए ये वाली जो है वो कौन सी है, ये रफ वाली पाई जा रही है, किसके पास, केंद्रक के पास रफ वाली पाई जाती है। और ये वाली कहाँ, केंद्रक के बाहर पाई जाती है, ठीक है। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं तो दूसरा चित्र देख ले। तो ये देखिए ये हो गया आपके सामने न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या हो गया, कोशिका का केंद्रक जो हो चुका है, इसके पास कौन सी पाई जा रही है, तो देखिए रफ। रफ का मतलब क्या हो जाएगा, ये खुरदरी जो पाई जा रही है, ये सब क्या है, खुरदरी जो है वो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये यहाँ पाई जा रही है। इसमें देखिए राइबोसोम जो आपको दिख रहा होगा, ये क्या होता है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होता है, राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। अब देखिए जो स्मूथ वाली जो है वो कोशिका से मतलब कि बाहर पाई जाती है, केंद्रक से, क्या, केंद्रक से बाहर पाई जाती है, कोशिका से नहीं, केंद्रक से बाहर पाई जाती है। और ये जो होती है वो किसका निर्माण करती है, तो लिपिड्स का निर्माण करती है। किसका, लिपिड्स का मतलब हो जाएगा, लिपिड्स का मतलब होता है चिकनी होती है, तो चिकनी होने के कारण जो बसा तेल का निर्माण करती है। और ये जो होती है वो क्या होती है, राइबोसोम होती है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करती है। इतना आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा इसका एग्जाम बनता ही नहीं है। और ये आपको बस देखिए इससे ज्यादा नहीं बनता है, क्वेश्चन में बस इतना पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, सबसे पहले जो पास में केंद्र के पास पाई जाती है। पहले तो पूछेगा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, खुरदुरी और चिकनी होती है, ठीक है। स्मूथ यानी रफ और स्मूथ होती है। ये क्या होती है, कोशिका झिल्ली के जो पास में होती है, कोशिका झिल्ली के पास होती है, मतलब केंद्रक से दूर है, तो कोशिका झिल्ली के पास क्या होगी, चिकनी वाली होगी, खिसल के बाहर आ चुकी है। परंतु जो रफ होगी वो कहाँ रहेगी, केंद्रक के पास रहेगी, रफ वाली केंद्रक के पास रहती है। और इस पे क्या रहते हैं, राइबोसोम रहते हैं, इस पे क्या रहते हैं, राइबोसोम रहते हैं। और चिकनी वाले पे क्या रहते हैं, लिपिड्स से रहते हैं, लिपिड्स का निर्माण करने में सहायक होती है। यहाँ आपके सामने पूरा, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अंतःप्रदब्ध जालिका में ये देख सकते हो, इसमें आप अच्छे से समझ सकते हो कि न्यूक्लियस के पास कौन सी होती है, तो न्यूक्लियस के पास जो होती है वो स्मूथ मतलब रफ वाली होती है। कौन सी होती है, रफ वाली। और जो कोशिका केंद्रक से दूर होती है वो होती है कौन सी, चिकनी वाली यानी स्मूथ होती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। इसके बाद जो कोशिका के अंग होंगे उसे लेके आएंगे। तो यहाँ देख सकते हो, आपको एक बार और चित्र देख सकते हो, ये आपके सामने देखिए, यह किसका है, तो यह है लाइसोसोम। लाइसोसोम में देखिए यह हेट्रोलाइटिक एंजाइम है। और यहाँ ये क्या करता है, हेट्रोलाइटिक एंजाइम, तो ये कोशिका को विस्फोट करने के आने के, खुद की कोशिका को नष्ट कर लेता है, जो कोशिका काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये होता है हाइड्रोलाइटिक अम्ल, ठीक है। इतना ही था, बाकी कुछ नहीं है आपके लिए। देखिए हाइड्रोलाइटिक अम्ल, ये देखिए यहाँ पर ये आपके जो होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, जो एंजाइम है ये ऊपर जो उड़ रहे हैं, ये क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ये कोशिका के अंदर का भाग होता है, ये खुद को नष्ट कर लेता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।